NCERT साइंस क्लास 9th चैप्टर 1 पार्ट नंबर 4 पेज नंबर 10 एंड 11। इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के बारे में हम पिछले पार्ट में भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। अगर कोई मैटर कहीं से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। अब हम आपको इवेपोरेशन के बारे में कुछ और एग्जांपल से दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर मीन्स एसीटोन की कुछ बूंद मतलब 2 या 3 बूंद अपने हाथ की हथेली पर डालें, या फिर अगर आप एसीटोन नहीं मिल रहा है आपको तो एसीटोन की जगह पे आप पेट्रोल की भी 2-3 बूंद अपने हाथ पर डाल सकते हैं सावधानी पूर्वक। तो आप क्या देखते हैं कि पेट्रोल या एसीटोन की बूंद जो आपकी हथेली पर थी वो थोड़ी ही देर में गायब हो जाती हैं। मीन्स पेट्रोल या एसीटोन की बूंदें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये बूंदें जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसके बाद हमें अपनी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। जबकि पेट्रोल या एसीटोन की बूंदें तो ठंडी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, और इनकी बूंदें हमें बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी महसूस होती हैं। तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं अब कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी मतलब हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जबकि पेट्रोल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस। अगर पेट्रोल का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा तो पेट्रोल फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो लिक्विड नहीं रह जाएगा। तो पेट्रोल का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम है। तो इसीलिए जब पेट्रोल की बूंद हमारी हथेली पर पड़ती है तो पेट्रोल की बूंद का टेम्परेचर कम है, हमारी हथेली का ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हमारी हथेली से टेम्परेचर रिलीज होकर के पेट्रोल की बूंद में चला जाता है और हमारी हथेली का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारी हथेली का टेम्परेचर कम हो चुका है। और इसीलिए पेट्रोल की बूंद लिक्विड से वेपर में मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है हमारी हथेली से टेम्परेचर को। और इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल हम आपको और देते हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में अपने घर की छत पर पानी डालें तो छत ठंडी हो जाती है और पानी वेपर बन करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छत का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो पानी की बूंदें छत से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और छत का भी टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा, मतलब छत ठंडी हो जाएगी, और जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह रोज़ाना की लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल रोज़ाना देखा करते रहेंगे, लेकिन समझ नहीं पाते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप सोचना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए इसी तरह के एग्जाम्पल हम आपको और दिखाते हैं। हमें गर्मी के दिनों में कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि कॉटन का कपड़ा पानी की बूंदों को या फिर पसीने की बूंदों को बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उन्हें वेपर में मतलब गैस में भी बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देता है। और हमारे शरीर से पसीने की बूंदें जब वेपर में मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। और अगर इस बात को हम आपको डिटेल से समझाएं तो पसीने की जो बूंदें होती हैं वो हमारे बॉडी पर लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं, लेकिन पसीने की बूंदों का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए पसीने की बूंदें हमारी बॉडी से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमारे शरीर का भी टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। और कॉटन का कपड़ा हमारे शरीर से पसीने की बूंदों को एब्जॉर्ब करके उन्हें वेपर में भी कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और फिर पसीने की बूंदें हमारे बॉडी से जल्दी जल्दी सूखने लगती हैं। अब हम आपको वेपराइजेशन का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं, जो कि आप अक्सर देखते भी होंगे। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो देखा ही होगा, चाहे बोतल प्लास्टिक की हो या फिर कांच की। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक बोतल को फ्रीजर से निकाल करके थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर रखने के बाद आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक के आउटर सरफेस पर कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ रही हैं। आखिर ये पानी की बोतल के बाहरी सरफेस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आई, क्या आप पता लगा सकते हैं?
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अभी आपने फ्रीज़र से बाहर निकाला और अभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल का टेम्परेचर बहुत ही कम है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर खुले स्पेस में रखी है, मतलब उसके चारों तरफ एयर है। तो एयर में पानी के पार्टिकल्स गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो गैसेस स्टेट में होने की वजह से जो पानी के पार्टिकल्स एयर में हैं उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के करीब आते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल से टकराते हैं, तो बोतल की एनर्जी तो कम है, लेकिन जो पानी के पार्टिकल्स एयर में उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पानी का जो मतलब कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है वो एयर में जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और जो एयर में पानी के पार्टिकल्स हैं फिर उनकी एनर्जी कम होने लगती है और फिर वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंद के फॉर्म में जमा होने लगते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्मी के दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। तो फिर इसका जवाब अब हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कूलर के अंदर पानी भरा रहता है, तो कूलर हवा के साथ साथ पानी की छोटी छोटी बूंदों को भी फव्वारे के रूप में फेंकता है सामने, और वो जब पानी के पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर, मतलब हमारे शरीर पर पड़ते हैं, तो पानी की बूंदों का टेम्परेचर तो कम है लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो पानी की बूंदें हमारे शरीर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर हमारी बॉडी का, मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि पानी की बूंदों ने हमारे शरीर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया है और फिर हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब कम हो चुका है। अब हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि घड़े में, मतलब मटके में जो पानी गर्मी के दिनों में भर करके रखा जाता है वो अधिक ठंडा होता है, जबकि अगर उसी पानी को हम किसी स्टील या लोहे के बर्तन में भर करके रख दें तो वो उतना ठंडा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसका जवाब अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। घड़ा या मटका जो होता है ये मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी का बना होने की वजह से ये पानी के पार्टिकल्स को बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब घड़े के अंदर पानी भरा रहता है तो घड़ा ढेर सारे पानी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और घड़े में जिन पानी के पार्टिकल्स का भी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो घड़ा उन पार्टिकल्स को रिलीज भी कर देता है बड़ी आसानी से, जबकि स्टील या लोहे के बर्तन पानी के पार्टिकल्स को रिलीज नहीं कर पाते, अपने से आर पार होने नहीं देते। जबकि इसी के अपोजिट घड़े में पानी के पार्टिकल्स आर पार जा सकते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है वो घड़े को पार करके गैस में कन्वर्ट होकर के एयर में चले जाते हैं, और जो ठंडा पानी है, मतलब जिन पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है वो घड़े में ही रह जाते हैं। इसीलिए घड़े का पानी का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि घड़े में सिर्फ वही पानी के पार्टिकल्स बच पाते हैं जिनका टेम्परेचर कम होता है, मीन्स जिनकी एनर्जी कम होती है। जबकि जिन पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो घड़े को पार करके वेपर में कन्वर्ट होकर के एयर में चले जाते हैं। और अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ एसीटोन या पेट्रोल की बूंदों को हम अपनी हथेली पर डालें तो एसीटोन या पेट्रोल की बूंदें गैस में कन्वर्ट हो करके एयर में चली जाती हैं, बट उसके बाद हमें अपनी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसीटोन या पेट्रोल की बूंदें हमारी हथेली से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो करके ये एयर में चली जाती हैं और हमारी हथेली का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। अब हम आपसे चौथा सवाल पूछते हैं कि अगर किसी कप के बजाय किसी प्लेट में गर्म चाय रखी जाए तो प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि कप में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट में जो चाय रखी है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब उसका हवा से कांटेक्ट ज़्यादा है, और गर्म चाय के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, मींस उनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैसियस स्टेट में जाना चाहते हैं, और ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाने की वजह से वो लिक्विड स्टेट को बड़ी आसानी से छोड़ करके गैसियस स्टेट में चले जाते हैं,
और चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि अब कम एनर्जी वाले ही पार्टिकल्स बचे रह गए हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स चाय को छोड़ करके एयर में जा चुके हैं। जबकि कप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स चाय को छोड़ करके एयर में जाना चाहते हैं उन्हें सरफेस एरिया कम मिलता है, वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए कप में रखी चाय को ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब हम आपसे 5वां क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें गर्मियों के दिनों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि इसका जवाब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम जल्दी से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। गर्मियों के दिनों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसे एयर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देता है और हमें फिर ठंडक महसूस होती है। अब ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होने वाला है, लेकिन फिनिश होते होते हम आपको एक फैक्ट बताना चाहते हैं और बता देते हैं हम आपको। अभी तक पूरे चैप्टर में हमने आपको यही बताया कि किसी भी मैटर के 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। किसी भी मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो 2 नए स्टेट आए हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आखिर ये कब बनते हैं? प्लाज्मा के बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट के बारे में आप आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे, जैसे कि बीएससी वगैरह में। प्लाज्मा तब बनता है जब किसी गैस के पार्टिकल्स का हम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें और गैस का पार्टिकल्स आयन के फॉर्म में टूट जाता है, मतलब प्लस और माइनस में टूट जाता है, तब उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बल्ब के अंदर नियॉन या फिर ऑर्गन गैस भरी रहती है, और जब बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसमें गैस नियॉन या ऑर्गन भरी है वो अपने आयन के फॉर्म में टूट जाती है, और आयन के फॉर्म में टूटने की वजह से बल्ब ज़्यादा उजाला देता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट तब आता है जब गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर हम बहुत ही ज़्यादा घटा दें, लगभग -1000 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन उसे लिक्विड में कन्वर्ट ना होने दें। टेम्परेचर भी घटाना है लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट भी नहीं होने देना है, तो तब उस स्टेट को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इस बात को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन अधिक जानकारी आप पीएससी वगैरह की क्लास में पाएंगे। अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन एक बार चैप्टर को हम फिर से देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं नॉर्मली आँखों से या फिर नहीं दिखाई पड़ रही हैं, सभी की सभी चीज़ें मैटर हैं, और सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, और सभी मैटर्स का सिर्फ 3 ही स्टेट होता है, या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस। और सभी मैटर्स अपना स्टेट चेंज करते रहते हैं। जब मैटर के पास एनर्जी कम होगी तो वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगी तो लिक्विड स्टेट में, और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। क्योंकि अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो सभी पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी हो गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं क्योंकि भागने लगते हैं। और अगर और ज़्यादा एनर्जी हो गई तो वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते और दूर दूर ही रहते हैं, मतलब वो गैसियस स्टेट में ही रहते हैं। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से मजबूती से अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, मतलब उसमें एनर्जी नहीं होती सॉलिड के पार्टिकल्स में। और एनर्जी नहीं होती, इसी दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स के पास थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है। और गैस के पार्टिकल्स के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मींस उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो फ्रीली आसानी से मूव कर सकते हैं। और ये जो मैटर के पार्टिकल्स अपना
स्टेट चेंज करते रहते हैं। इसकी वजह होती है कि इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है या फिर प्रेशर चेंज होता रहता है। इस वजह से ये कभी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होते रहते हैं। और कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस इस तरह नहीं चेंज होते, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब कोई मैटर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसी तरह जब कोई मैटर डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और जब किसी लिक्विड को हीट करके उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए कि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और अगर अब हम बात करें इवेपोरेशन के बारे में, तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जब कोई लिक्विड जिस सरफेस पर पड़ा है उस सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर हम चाहते हैं कि इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाए, मीन्स इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगे, तो हमें चाहिए कि हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें और टेम्परेचर भी बढ़ा दें। और ह्यूमिडिटी अगर कम रहेगी और विंड स्पीड ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। और अगर इस बात को आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो पीछे वीडियो में हमने बताया है, आप वहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी घटाने से इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है या फिर विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन रेट कैसे बढ़ता है। आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात हम ये बताना चाहते हैं कि इवेपोरेशन अगर बढ़ता है तो ठंडक भी बढ़ती है। आप अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं, जो कि एग्जांपल हमने आपको दिया था पेट्रोल की बूंद का, कि अगर पेट्रोल की बूंद हमारी हाथ की हथेली पर पड़ती है और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें अपनी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। और पेट्रोल की बूंद जितनी ही तेज़ी से एयर में मीन्स गैस में कन्वर्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा ठंडक हमें महसूस होगी। और हमने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि जब किसी लिक्विड को हीट करके उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तब वो वेपर में मीन्स गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर में फिर इंक्रीमेंट नहीं होता जब तक कि पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के दौरान जितनी हीट का इस्तेमाल होता है उसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट। और 1 kg लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने के दौरान जितनी हीट का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसी तरह 1 kg सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान जितनी हीट का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सरसाइज अभी हम आगे देखेंगे।